बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला जो ऑर्गेनेली है सेल का लाइसोसोम को डिस्कस करना है। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनेली हैं जब उनको नाम दिया जाता है उस नाम की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे लाइसोसोम को लाइसोसोम क्यों कहा गया? सोम कहते हैं बॉडी को और लाइसो कहते हैं तोड़ने को। तो ये ऐसी बॉडी है जो सेल में तोड़ फोड़ करेगी। लाइसोसोम ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनका काम ब्रेक डाउन डाइजेशन से रिलेटेड होगा। अच्छा, सबसे पहले बेल्जियम के एक साइंटिस्ट था क्रिस्टियन रेने डिडोव, तो उसने इन लाइसोसोम को डिस्कवर किया। अच्छा, अपने किस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया? वो लिवर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसने देखा कि जब सेल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं सेल को घुमाना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हमने सेल के पार्ट्स को अलग-अलग करना होता है। जब इस टिश्यूज़ को जिनके अंदर सेल होते हैं हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने टिश्यूज़ को रखा और उसके बाद इसको घुमाना शुरू किया। अच्छा, घुमाने के फ़ायदा क्या होगा कि पहले टिश्यू से सेल अलहदा होंगे, फिर सेल के स्ट्रक्चर अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर को अलहदा करके स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत इस ऐसे के सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर पड़ा हो। तो इस वजह से आमतौर पर सेल के पार्ट्स को अलहदा करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। पूरी टेक्निक है जिसको हम सेल फ्रैक्शनेशन, सेल के टुकड़े टुकड़े करना, तो सेल को स्टडी करने की ये एक टेक्निक है। तो लिवर सेल के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को वो स्टडी कर रहा था। तो उसने जब देखा कि जब सेल को सेंट्रीफ्यूगेशन से डैमेज किया जाता है तो सेल के अंदर से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जिनका नाम है एसिड फास्फेटेज। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और हमारे फूड के बहुत सारे चीज़ों को ये डाइजेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, जब उसने इस एंजाइम को देखा कि ये मौजूद है, सेल से निकला है, तो उसके बारे में उसका ख्याल ये था कि एसिड फास्फेटेज साइटोप्लाज्म में तो हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि एसिड फास्फेटेज अगर साइटोप्लाज्म में हो तो ये फूड की चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन, काफ़ी सारी प्रोटीन है उसमें फास्फेट लगा होता है। इवन जो डीएनए आरएनए होते हैं उनमें भी फास्फेट लगा होता है। एटीपी बजाते खुद फास्फेट रखता है। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जिनमें फास्फेट और फास्फेट जैसे लिंक लगे होते हैं। तो ये एंजाइम उनको डैमेज कर सकता है। अगर ये साइटोप्लाज्म में फिर रहा हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स होते हैं, ये उसको डैमेज कर सकते हैं। जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर फास्फोलिपिड्स होते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इसका ख्याल ये था, ये और इस जैसे काफ़ी सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करेंगे तो ये सेल की चीज़ों को डैमेज करेंगे। तो इस वजह से इसने कहा लगता है ऐसा कि ये वाले जो एंजाइम है किसी मेम्ब्रेन के अंदर सेल में मौजूद हैं, मेम्ब्रेन के अंदर सेल में मौजूद हैं। चूंकि इन्होंने तोड़ फोड़ का काम करना है तो इस वजह से ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं इनके लिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया लाइसोसोम्स। तो ही सजेस्टेड, तो उसने अपनी इस डिस्कवरी के बाद, इन ऑब्जर्वेशन के बाद उसने एक बात कही, सजेस्टेड कही दैट दिस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इस तरह के जो डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह हैं वाज इनकेस्ड, ये बंद होते हैं इन सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर बंद होंगे। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसका काम जाहिर बात है चूंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है तो डाइजेशन से रिलेटेड होगा, तोड़फोड़ से रिलेटेड होगा। तो उसने इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को लाइसोसोम का नाम दिया। लाइसोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब जो हमारे पास डिटेल स्ट्रक्चर, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह जब आई हैं तो उनसे बड़ा डिटेल स्ट्रक्चर लाइसोसोम का पता चल चुका है। तो लाइसोसोम बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो सेल में पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना सबसे आसान है। एक मेम्ब्रेन, गोल सी मेम्ब्रेन जिसके अंदर चंद नहीं काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं और ये वो एंजाइम होते हैं जिन्होंने फूड की चीज़ों को या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है, तोड़ना है। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। तो ये स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, गोल से ऑर्गेनेली है, बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक हो गया।
और इस ऑर्गेनेल कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम को ये रखता है। या आप कह सकते हैं ये सेल का डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सेल का जो डाइजेशन करने वाला हिस्सा है वो लाइसोसोम पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, उसके बाद अकरेंस, चूंकि इनमें मेम्ब्रेन है, और हम ये बात बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जिस ऑर्गेनेली में भी मेम्ब्रेन आ जाएगी वो प्रोकैरियोट में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास अकरेंस इन मोस्ट, अच्छी हम मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, सबका भी नहीं, मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो मोस्ट से मुराद ये आमतौर पे जो प्लांट होते हैं उनमें या तो लेस प्रोमिनेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अब सवाल ये कि अगर प्लांट के अंदर ये डाइजेशन वगैरह करनी हो सेल ने, तो वो क्या करेगा? बेसिकली प्लांट के अंदर ना एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, उसके अंदर ही कुछ इस तरह के एंजाइम मौजूद होते हैं। हाँ, एनिमल में तो बाकायदा लाइसोसोम की शक्ल में ये एंजाइम मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है बड़ा सा, उसके अंदर ये कुछ एंजाइम होते हैं जो ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं। यानी वैक्यूल का एक फंक्शन प्लांट के अंदर लाइसोसोम वाला भी है। अच्छा, हमने बात की ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर होते हैं। क्या सारे एनिमल सेल में जितने होंगे? तो ये तो किसी भी सेल के बारे में, हर ऑर्गेनेली के बारे में हम एक बात कॉमनली कर रहे हैं, जो फंक्शन ऑर्गेनेली का होगा, जो सेल वो फंक्शन जितना ज़्यादा परफॉर्म करता होगा उसमें उसकी अमाउंट उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मसल और ब्रेन में सबसे ज़्यादा होता है। हमने जो पिछला अपरेटस पढ़ा, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिवर सेल, मसल सेल और ब्रेन सेल में ज़्यादा होते हैं। तो यानी आप ये समझ लें कि ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेली होते हैं ये सेल टू सेल वेरी करते हैं। तो एनिमल में चूंकि इनका काम तोड़ फोड़ का है, तो ये ज़्यादातर उन एनिमल सेल में पाए जाएंगे जिन्होंने डिजीज़ फाइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स। अब हमारे स्किन में हो सकते हैं इनकी तादाद थोड़ी हो, लेकिन WBCs ने क्या करना है कि जब बैक्टीरिया अटैक करता है, वायरस अटैक करता है, या कोई भी फॉरेन इंट्रूजन या इंट्रूडर्स, फॉरेन इंट्रूडर्स उनको कहा जाता है जो सेल में बाहर से आए हों। तो जब सेल के अंदर, जैसे एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया, ये वाइट ब्लड सेल है, तो वाइट ब्लड सेल ने इसको अंदर लेके आना है। अब जाहिर बात है अगर इसके पास लाइसोसोम थोड़े होंगे तो ये बहुत देर से डाइजेस्ट करेगा, हो सकते इतनी देर में बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा दे, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंटली लाइसोसोम होंगे। जो ही ये बैक्टीरिया अंदर आएगा, लाइसोसोम इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे और इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो इन शॉर्ट जो WBCs हैं उनके अंदर अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो WBC में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे फॉरेन जो हमारे पास नुकसानदेह इन्वेडर्स हैं, हमला करने वाले हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन इंट्रूडर्स, इसको डाइजेस्ट वगैरह करना है। फॉर्मेशन कैसे होती है, ये तो आपको 2 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। लास्ट लेक्चर हमारा गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड था, तो वो अगर आपको समझ में आ गया और वो आपको आता है फिर तो फॉर्मेशन कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और फिर उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो चीज़ बनती है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है गोल्जी अपरेटस के अंदर। बाद में गोल्जी अपरेटस से छोटे छोटे वेजिकल्स निकलते हैं, उन वेजिकल्स के सेल के अंदर डिफरेंट काम है, वो वेजिकल सेल से बाहर भी काम कर सकते हैं, सेल के अंदर भी। तो उन वेजिकल्स में से कुछ वेजिकल्स लाइसोसोम का काम कर रहे होते हैं। तो लाइसोसोम में बेसिकली एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम मौजूद। ये एंजाइम प्रोटीन्स हैं। हम क्या कह सकते हैं कि लाइसोसोम में क्या मौजूद है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग याद रखिए लाइसोसोम में तकरीबन 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम ही है। इसको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम को बाज़ दफ़ा हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्यों कहते हैं। ऑल ऑफ विच आर मैन्युफैक्चर्ड, ये सारे एंजाइम्स जिन्होंने डाइजेशन करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है, आर मैन्युफैक्चर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे एंड मॉडिफाइड इनटू द गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस में इनकी मॉडिफिकेशन होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब चीज़ बाहर से आती है, और बाहर से आने वाले सेल के पास भी वही चीज़ें होती हैं जो सेल अपने पास रखता है। जैसे राइबोसोम बाहर से आने वाले सेल के पास भी होते हैं, अपने पास भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से आने वाले सेल के पास भी होती है, अपने पास भी होती है। अगर हो सकता है बाहर से आने वाला सेल कोई यूकैरियोट हो, जैसे पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है,
तो वो तो काफ़ी सारे उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल ये है कि बाहर से आने वाले सेल को तो ये डाइजेस्ट करेंगे, अपने सेल को इनसे क्यों खतरा नहीं है? अपने सेल को इनसे क्यों खतरा, अपने सेल को ये क्यों, अपने सेल के हिस्सों को क्यों डाइजेस्ट नहीं करेंगे? अच्छा, अभी तो आज मैं बताऊंगा कि अपने जब ये बन के साइटोप्लाज्म में आते हैं, बन के यानी इसके एंजाइम बने कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए आए गोल्गी अपरेटस। अच्छा, गोल्गी अपरेटस आपको पता है कि एक सेक्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो जब ये एंजाइम इसमें आएंगे तो एक बर्ड की शक्ल में ये एंजाइम्स उसके ट्रांस फेस, इसकी दो फेसेस थे ना, सिस और ट्रांस, तो ये ट्रांस फेस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ गए। ठीक है, अब सवाल ये कि जब ये साइटोप्लाज्म में आएंगे तो सेल के स्ट्रक्चर को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते? तो पहली चीज, एक तो ये मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होते हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर कवर होने की वजह से ऑटोमेटिकली ये बाहर की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो सेल अपनाते हैं अपने ही लाइसोसोम से बचने के लिए, तो मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द लाइसोसोम प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेल, के बाकी जो सेल के हिस्से हैं उनको कैसे बचाते हैं? फ्रॉम द हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो सख्त किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनसे सेल कैसे बचाते हैं? मेम्ब्रेन कवरिंग के जरिए से, विच वुड अदरवाइज, अगर ये ना हो, कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता ये मेम्ब्रेन किसी वजह से फट जाए और ये एंजाइम बाहर आ जाए, तो क्या अब ये सेल के चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे? अभी भी ये नुकसान सही तरह नहीं पहुंचा सकते। उसकी वजह ये है, दुनिया के हर एंजाइम को ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। जब तक किसी एंजाइम को उसकी पीएच नहीं मिलती, वो सही काम नहीं करता। और हमारे पास पीएच दो तरह के, कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं यानी बिलो 7, कुछ आप कह सकते हैं हाई पीएच पे काम करते हैं जिसको बेसिक पीएच कहा जाता है, कुछ न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। तो बहरहाल, लेकिन जो लाइसोसोम के एंजाइम है, सेल इज सेफ फ्रॉम द लाइसोसोमल एंजाइम की वजह क्या है? क्योंकि लाइसोसोम के जो एंजाइम है, दीज एंजाइम रिक्वायर एसिडिक इन्वायरमेंट, के अंदर का जो इन्वायरमेंट है एंजाइम को काम करवाने के लिए वो एसिडिक होना चाहिए, 4.8 पीएच होनी चाहिए। और लाइसोसोम के अंदर इतनी पीएच को मेंटेन किया जाता है, लाइसोसोम के अंदर इतनी पीएच को मेंटेन, लाइसोसोमल मैट्रिक्स इज एसिडिक। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर साइटोप्लाज्म या साइटोसोल पड़ा है, उसकी पीएच है न्यूट्रल, ऑलमोस्ट 7.2 है। ठीक है, सो इवन तो इस वजह से अगर लाइसोसोम इस रप्चर्ड के, लाइसोसोम अगर फट भी जाए, इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम बिकम इनएक्टिव, तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में आके इनएक्टिव हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपना इन्वायरमेंट या अपना मीडियम जो एसिडिक चाहिए वो नहीं मिला, इस वजह से वो इनएक्टिव हो। इस वजह से सेल रिमेन अनइंजर्ड, तो सेल इस केस में भी अनइंजर्ड रहता है, लेकिन अगेन खतरा होता है। तो इस वजह से मेम्ब्रेन की कवरिंग भी इसको हिफाजत करती है और पीएच का डिफरेंस भी हिफाजत करते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया इंटर होता है तो जो उनका मारने का तरीका है ना, मारने का तरीका, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब ये किसी बैक्टीरिया पे या वायरस पे अटैक करते हैं, फूड के पार्टिकल पर जब अटैक करते हैं तो वहाँ क्यों काम करते हैं। और यहाँ तो मैंने बता दिया कि जब ये साइटोप्लाज्म में आएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी पीएच न्यूट्रल होने की वजह से ये सेल के बाकी चीज़ों पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल पीएच पे इनएक्टिव होते हैं। तो अगला हमारा लेक्चर इसके फंक्शन से रिलेटेड होगा। और बाद दफ़ा इन लाइसोसोम की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाती हैं, बॉडी के अंदर कुछ डिजीज़ भी हो सकती हैं, तो उनको भी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।